हो गया कि भैया तेरे तरफ मेरी बॉल चलेगी, उसे मुझे वापस लानी है। फेंकी हुई बॉल कभी वापस नहीं आती। स्कोर बनाकर उस चीज को जीता जाता है, पर उस आपको समझना है कि भैया ये कॉल पुट और ये इन चीजों से आपको दूर होना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज आपको दोनों अवस्थाओं को खराब कर देगी, एक आपका शॉर्ट टर्म और एक आपका लॉन्ग टर्म। जब जैसे भैया कॉन्फिडेंस झड़क रहा है और इस कॉन्फिडेंस से 4 जून की रणनीतियां बन रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जहां पहले किसी के 1000 शेयर लेकर बैठे हैं, धीरे धीरे करके उसके 10,000 शेयर कर लेते हो आप, इस उम्मीद में कि वो आगे भागेगा। तो भैया उम्मीद नहीं देखनी है यहाँ पर। बाजार में 2 ही चीज है, खबर और सबर। BCG हो, सुजलॉन एनर्जी हो, या कोई सा भी शेयर। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे पीएम मोदी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या वो वाकिफ़ हैं कि वो जीत जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आप कहोगे सर चुनावी माहौल चल रहा है तो इस चैनल पर, देखो सर चुनाव का माहौल ही तो शेयर मार्केट को ऊपर और नीचे ले जा रहा है, तो बात करेंगे उसके ऊपर भी। और बात करेंगे BCG के ऊपर, और BCG ने काफ़ी इन्वेस्टर को घबरा दिया, टेंशन दे दी, क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग न्यूज़ निकल कर आई है जिससे डर का माहौल बना हुआ है। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया कि बाज़ार में 2 ही चीज़ है, खबर और सबर। BCG हो, सुजलॉन एनर्जी हो, या कोई सा भी शेयर हो, खबर आई एक्शन। तो इसलिए सबसे पहले खबर यानी न्यूज़ को सबसे पहले जानना है। और सही लिखा उन्होंने, खबर आने के बाद सब्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे भी लोग कमेंट करते हैं। फिर मुझे लगता है कि हाँ, इस कमेंट पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो इस चैनल का निर्माण ही सत्यता की ओर और गंभीरता से न्यूज़ को भापना और आगे की तरफ जाने के लिए ही हुआ है। इतनी सी बात मैं आपको बता दूं। तो खबर और सब्र दोनों पर ध्यान रखना पड़ेगा, और जो इन चीज़ों पर ध्यान रखेगा वो आगे की तरफ जाएगा ही जाएगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने कई बार आपको बताया कि शेयरों को रखने के वजूद लाइए, शेयरों का सिलेक्शन करने की चीज़ें लाइए। पैनी स्टॉक जो होते हैं उसके अंदर अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% ही ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें कोर्ट में हो, विलम्ब हो, कुछ अलग अलग रणनीतियाँ हो, उसके अंदर अगर आपको वो चीज़ें पता हो तो आप उन स्थितियों को रिस्क और इश्क वाली चीज़ों से दूर हटाकर पहले समझें कि वो चीज़ें पूर्णतः हमारे सामने नहीं हुई है। इसलिए कोई भी पेनी स्टॉक हो, उसके अंदर अपने वजूद बनाने से पहले बहुत कम अमाउंट लगाइए। और कई बार मैंने आपको कहा है कि जब हम कोई एक पेनी स्टॉक ले लेते हैं तो वो जब नीचे जाता रहता है तो उस पर एवरेज कभी नहीं करना चाहिए। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि पेनी स्टॉक पर कभी भी एवरेज मत करो, क्योंकि वो पहले से ही दर्द देने वाला है। और आप जहां पहले किसी के 1000 शेयर लेकर बैठे हैं, धीरे धीरे करके उसके 10,000 शेयर कर लेते हो आप, इस उम्मीद में कि वो आगे भागेगा। तो भैया उम्मीद नहीं देखनी है, यहाँ पर सिचुएशंस देखनी है और सिचुएशंस को भापना है। पेनी स्टॉक में आपको बहुत कम दिमाग लगाना है और अच्छे शेयरों पे ज़्यादा अच्छा दिमाग लगाना है। मैंने कई बार आपको बताया कि फंसना ही है तो अच्छे अच्छे शेयरों में फंसा जाए, तो वहाँ पर एक उम्मीद बनी रहती है। अभी आपको देखने को कैनरा बैंक उछलता उछलता देखने को मिल रहा था, क्योंकि वो स्प्लिट भी हो रहा है, आपको पता ही है, हो गया है। तो उस पर फंस जाओ, फिर वेट ही तो करना पड़ेगा सालों भर। ऐसे शेयरों पे क्या फंसना जो सब कुछ ही फंसा कर चले जाए। तो नियम बनाइए पहले अपने शेयरों को लेने के और अपने पैसों को बचाने के, और इस नियम को अगर आपने नहीं अपनाया तो आप भोगने वाले हो। मेरे कई फ़ोन जो सूरत की तरफ से आते हैं या और जगह से भी आते हैं, वो कहते हैं सर हाँ पहले तो हम पेनी स्टॉक की तरफ थे।
भैया पेनी स्टॉक की तरफ पहले मैं भी बहुत था, पर जब हमें पता लगा कि पेनी जब फंसाता है तो फंसा ही देता है, पर बड़ा शेयर जब फंसाता है तो वो अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, वहाँ पर एवरेज की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो उस स्थितियों को भी आपको आज समझना पड़ेगा। देखो सर, सबसे पहले आपको चुनावी माहौल जो है 4 जून का, ये सबको पता है। कल अमित शाह जी वाली जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है, फिर विदेश मंत्री जी वाली न्यूज़ मैंने आपको बताई है। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बीएससी के मंच पर बोला है कि जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव संकेतों के साथ हैं, कि भैया चुनाव कौन जीत रहा है, पॉजिटिव संकेतों के साथ है ना। तो उसको भी आपको समझना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार नामांकन जो उन्होंने वाराणसी से भरा, और उसके अंदर उन्होंने आज तक को बताया, इंटरव्यू दिया, उस वजह से भैया कॉन्फिडेंस झड़क रहा है। और इस कॉन्फिडेंस से 4 जून की रणनीतियाँ बन रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे इस सरकार या उस सरकार से वास्ता इस चैनल पर नहीं है, पर उन दोनों सरकारों से जो भी चीज़ें होंगी उससे शेयर प्राइस की चीज़ों से मुझे मतलब है। तो इसलिए मैं ये खोजबीन आपके लिए ही करता हूँ। तो भाई वाराणसी का नामांकन दाखिल जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार वाराणसी से किया लोकसभा चुनाव के लिए, जो आपको पता ही है वो पीएम कैंडिडेट है, फिर से है, तो वो इतने आश्वस्त हैं अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा है। G7 बैठक जो होने वाली है इटली में होने वाली है, और उन्होंने कहा कि वहाँ से उनको निमंत्रण भी आया है। पर ये आप समझे कि G7 जो इटली में होने वाला है 13 जून से 15 जून तक के होने वाला है। 13 जून से 15 जून तक के G7 बैठक होने वाली है इटली में, तो वहाँ पर तो वही जाएगा जो देश का प्रधानमंत्री होगा, चाहे उधर का या इधर का। पर देश के प्रधानमंत्री जी ने आज तक को ये बताया कि वो G7 में जाने की भारी अपनी योजना जो है उनकी, भारी मतलब जीतने की जो उनकी योजना है, उस पर वो बिल्कुल आश्वस्त हैं। और वो कह रहे हैं कि हम ही ये चीज़ें जीतेंगे, और फिर चुनाव की घोषणा होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद वो G7 में बैठक में ज़रूर जाएंगे। उन्होंने ये बात आज तक को बताई है। क्या मायने निकल रहा है भैया, जो भी शेयर आजकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, समझो 4 जून ये बहुत तगड़ा होने वाला है। एक तो तीसरी बार ये सरकार अगर हो सकता है तो फिर एक तरफा शेयर भागने की उम्मीदों के साथ हैं। फिर दूसरा, आपको देश के प्रधानमंत्री जी जब ऐसे वर्डिंग बोल रहे हो तो भैया हमें ये भी समझना पड़ेगा। और 13 से 15 जून तक के है, यानी कि उससे पहले चुनाव की चीज़ें, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो सामने आएगी। तो वो अपने आप को बिल्कुल आश्वस्त बता रहे हैं और बीजेपी की जीत निश्चित बता रहे हैं, और कह रहे हैं उसके बाद वो वहाँ शामिल होने जाएंगे। भाई जब जीतेंगे तो जाएंगे। तो उन्होंने इन चीज़ों को बताया है। यहाँ से आपको क्या दिशा मिल रही है ये आप सोच सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। बीच में आजकल मैंने आपके लिए सुजलॉन एनर्जी में कुछ वीडियो बनाई हैं, उसको बारे में मैंने आपको समझाया कि भाई इतने रिटेल निवेशक हैं, इतना शेयरधारिता की चीज़ें हैं, शेयर इतने शेयर हैं कंपनी में, उसमें इतने रिटेलर हैं, बीच में आपको बताया था। फिर देश में 32% की हिस्सेदारी पवन टरबाइन पे, यानी विंड टरबाइन पर, एनर्जी पर किसकी है, सुजलॉन एनर्जी की है, और करीब 1/3 ये होता है। बाहर देश में भी इसके अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, और जिसकी वजह से इसके पास 20 गीगावाट की चीज़ें हैं। तो देश का सबसे बड़ा, यानी भारत का सबसे बड़ा फिर ये विंड टरबाइन एनर्जी की उपस्थिति अपनी बाज़ार की हिस्सेदारी 32% के साथ तो कर रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको बीते दिनों बताया था। पर इस बीते दिनों बताने के साथ साथ हमने आपके लक्ष्य भी दूर तक के इसके बारे में बताए हैं। उससे पहले ही इसके अंदर आपको कुछ ब्रोकरेज फर्म वाले नीचे के टारगेट भी देखने को मिल रहे हैं, देखने को आपको दिख ही रहा है। तो वो भी इफेक्ट सुजलॉन एनर्जी में बीच में डालकर भी गया है।
पर अभी इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है और कंपनी क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद और बेहतरीन तरीक़ों से एनालाइज करेंगे, क्योंकि वो अपना क्वार्टर 4 जैसे ही हमारे सामने प्रस्तुत करता है वहाँ से वो चीज़ें पता लग जाएगी भाई, बल्कि जो हिस्सेदारी इंडिया की इसकी 32% की है, तो आगे इसको कितना ऑर्डर, कितनी चीज़ें इसने की है, वो सारे के सारे इसकी सेल्स पर दिखेगा। तो वहाँ से एक पॉजिटिव संकेत दिखेंगे। पर उससे पहले एक और पॉजिटिव संकेत आ गए हैं, क्योंकि नवंबर में जब MSCI इंडिया इंडेक्स की एक चीज़ें बनाई गई थी, समीक्षा की गई थी, तो उसके अंदर करीब 9 कंपनियों के शेयर दी गई थी, जिसके अंदर पेटीएम, इंडसइंड बैंक और आपका सुजलोन एनर्जी भी था। और सुजलोन एनर्जी के ऊपर बड़े बड़े एनालाइज करने वाले कह रहे हैं कि इस इंडेक्स से, यानी कि MSCI इंडेक्स से सुजलोन एनर्जी के पास एक उसके शेयरों के अंदर अच्छा खासा निवेश आ सकता है, जो करीब $14 मिलियन का निवेश सुजलोन एनर्जी पर हो सकता है MSCI इंडेक्स के द्वारा। यहाँ से MSCI की चीज़ों के साथ आज सुजलोन एनर्जी ने आपको अपर सर्किट लगा दिया। पर एक और चीज़ आप समझो कि यहाँ से पेटीएम बाहर हुआ है। एक इफेक्ट ये भी मुझे लगता है सुजलोन पर डला गया है, क्योंकि सुजलोन के साथ साथ वो भी इसके साथ ऐड हुआ था MSCI इंडेक्स में, पर वहाँ से समीक्षा के बाद अब उसको पेटीएम को बाहर कर दिया, अब उसे स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हस्तांतरित कर दिया गया है पेटीएम को। तो एक ये भी चीज़ है भैया, सुजलोन को नहीं करा है पर पेटीएम को कर दिया है। यहाँ से भी पॉजिटिव संकेत आपको सुजलोन एनर्जी में देखने को मिल रहे हैं। भैया इस शेयर का साथ दूर तक के दो, अगर ये बाजार की हिस्सेदारी इंडिया में ना करता हो, देश में ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य मजबूत ना हो, विदेशों में भी ज़रूरत विंड टर्बाइन की अगर ना हो, तो भैया फिर इस शेयर को भूल जाओ। और अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी रणनीतियों के साथ देख रहे हैं, तो वो रणनीतियाँ आपको अभी चुनाव के साथ देखनी चाहिए, है ना। तो ये लंबे समय का शेयर मेरे हिसाब से है, जो हम एक हद तक उसे रख सकते हैं 2030 के लक्ष्य के साथ। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, बाजार में काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। एक ही अकाउंट से हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको दूसरा अकाउंट रखना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप खुलवा सकते हैं, एंजल वन का, वहाँ खुलवा सकते हैं। दूसरा शॉर्ट टर्म भी आपके पास कोई दूसरा होगा तो उसमें आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा आपको समझना है कि भैया ये कॉल पुट और ये इन चीज़ों से आपको दूर होना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ आपको दोनों अवस्थाओं को ख़राब कर देगी, आपका शॉर्ट टर्म और एक आपका लॉन्ग टर्म। जब आप कॉल पुट या अलग तरीक़ों से, अलग चीज़ों के साथ उनमें पैसा अपना गंवाओगे, तो आप वो पैसा पूरा करने के लिए इधर से दोनों अकाउंट से वो चीज़ें उठाओगे, और वो आपकी अमाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट में लगा रखी है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, और वहाँ पर आपको फिर चुनौतियाँ ही मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आपके अकाउंट ही साफ़ हो जाएगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अच्छे शेयरों में हैं, वहाँ पर अगर शेयर गिर रहे हैं आप वहाँ सेफ़ है, क्योंकि आपने लॉस बुक नहीं किया अगर वो अच्छे शेयर हैं, और आप उसमें दूर तक के जाएंगे। इसलिए दूसरी चीज़ों के साथ जो भी व्यक्ति अगर दूसरी चीज़ करता है, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, इस चैनल पर उनको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी शेयर की रणनीति, मान लो मदरसन सुमी की रणनीति मैंने बहुत बेस्ट देखी है, तो वो चीज़ वो व्यक्ति यहाँ पर मेरी वीडियो बनाने के बाद उसे एक्चुअल में जल्दबाजी में अच्छा देखेगा। क्या किसी मिशन को जीतना चुटकियों में होता है? क्या देश के प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी अब तीसरे बार लड़ रहे हैं, क्या वो एकदम से प्रधानमंत्री बने हैं, जो तीसरी बार फिर कोशिश कर रहे हैं? तो 5 साल जा रहे हैं ना इसके अंदर। तो जब हमारी स्थितियां प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ ही हमें पता लग रही हैं, तो फिर हम क्यों इस टेंशन में हैं कि जो हमने पैसा गंवाया उसको पूरा करने के लिए और अमाउंट हम डालते रहते हैं। तो भैया ये तो जुआ हो गया कि भैया तेरे तरफ मेरी बॉल चलेगी, उसे मुझे वापस लानी है। फेंकी हुई बॉल कभी वापस नहीं आती। स्कोर बनाकर उस चीज़ को जीता जाता है, पर उस जीतने की भी अभिलाषा इन्वेस्टमेंट से आएगी, वरना आएगी नहीं। ये हमारे गुरु जो है ना, विजय केडिया साहब हैं, तो उन गुरु को मैंने तो दिल दिल में मान रखा उनको गुरु। तो जब वो कह के गए ये काम करना ही नहीं, तो हम तो कभी ये चीज़ों के पीछे पड़ते नहीं भैया।
तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ न्यूज़ समझने आए हैं, सब्र लेने आए हैं, मोटिवेट होने आए हैं, रुख समझने आए हैं, चीज़ों को समझने आए हैं, गुमराह होने से बचने के लिए समझने आए हैं, तो ये चैनल आपका है। पर अगर आप इस वजह से आए हैं कि ये शेयर जो हम कल ले लेंगे भाग जाएगा, ये हो जाए वो जाएगा, तो भैया फिर ये तो वो चैनल है ही नहीं। इन चीज़ों को आपको समझना है। तो भैया सुजलोन की तेज़ी है MSCI इंडेक्स से जो पैसा, यानी कि जो भी निवेश चीज़ें आएंगी उसकी वजह से। दूसरा, इसका Q4 आपको देखना चाहिए। तीसरा, आपको बहुत बढ़िया जो वर्क करता है, आगे जो लक्ष्य देश के हैं उसको आपको समझकर चलना चाहिए। तो आज मैंने आपको बहुत बातों में बहुत कुछ अच्छा सिखाया। अब बात करते हैं BCG के लिए। देखो सर, BCG जब बहुत ऊंचाइयों की तरफ था, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, जब ये शेयर भाग रहे थे तब मैंने आपको गुमराह करने से बचाया था और कहा था मैंने भैया जिस कंपनी के अंदर ईडी के मसले हों, कोर्ट के मसले हों, सेबी के मसले हों, तो उस शेयर से हमें वाकिफ में दूर रहना पड़ेगा। पर एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, कंपनी के अंदर अगर हम इसका फंडामेंटल देखें ना तो भैया बहुत मजबूत है इसका फंडामेंटल, और उस वजह से आप, मैं या कोई भी निवेश कर रहा है तो लाजिमी उसने वो चीज़ों को समझकर निवेश किया है। अब इन्हीं चीज़ों के अंदर अगर कंपनी कोई गड़बड़ी करे तो इसमें हम और आपकी गलती क्या है? सेबी ने जो भी पेनल्टी, जो भी चीज़ें, जो भी बैन की चीज़ें कंपनी के साथ की है वो इसलिए की है कि जो भी चीज़ इनके अंदर थी, चाहे वो शेयरधारिता में हो, अलग अलग चीज़ों के साथ हो, वो सुचारू रूप से नहीं है, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी। और ये मैं आपको बता दूं, फिर इसका फंडामेंटल कुछ भी हो, जब सेबी की तरफ से ये सारी चीज़ें थी तो ये काफ़ी ऊपर था उस टाइम शेयर, धीरे धीरे करके नीचे, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ये जब अपर सर्किट लगाता गया तो सब इसके अंदर मोहित हो गए वो मोहित। पर आपको समझना है कि अब इस शेयर के अंदर बड़ी समस्याओं का सामना इस शेयर को करना पड़ेगा। लेकिन जो भी चीज़ आज की न्यूज़ से जो हुई है वो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो सारी की सारी जो न्यूज़ है बिल्कुल समझने वाली। मान लो खेल के नियम है कि भाई बंदा 6 बॉल कराएगा और मैं 3 बॉल करा के चुपचाप बैठ जाता हूँ। बंदा खेलने वाला तैयार है पर मैं 3 बॉल करा कर चुपचाप बैठ गया, तो क्या होगा? एम्पायर क्या कहेगा? भाई निकल भाई, किसी और को भेज दे जब तू नहीं कर रहा है। नियम क्या है कि तीनों की तीनों, यानी कि 3 और 3 6 बॉल करवानी पड़ेगी। तो नियम उस पर अटका पड़ा है। नियम को समझो पहले। कंपनी कई बार कह रही है कि हम अपना जो भी उनका प्रॉफिट लॉस है प्रस्तुत करेंगे, और वहाँ पर कंपनी बहुत एक्टिव देखने को मिल रही थी बीते 1-2 महीने पहले, पर फिर भी इन्होंने अपना रिजल्ट प्रस्तुत नहीं किया है। अब रिजल्ट प्रस्तुत नहीं किया है, पहले इसका फंडामेंटल चेक करेंगे जो बीते दिनों का है, और उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि भैया जब कंपनी के अंदर जब इतनी सारी चीज़ें थी तो ये फ्रॉड की चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। 2023 में कंपनी ने अपना लास्ट बार प्रॉफिट और लॉस जो भी है, यानी कि अपनी सेल्स, यानी अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत की है। के अंदर जून 2023 में 1690 करोड़ रुपए की सेल्स की थी। भैया 1690 करोड़ की कंपनी सेल्स कर रही है और प्रॉफिट 321 करोड़ का कर रही है, और कंटिन्यू वाली चीज़ों के साथ था, मतलब सही तरीके से सेल करती जा रही थी, सही तरीके से प्रॉफिट करती जा रही थी। तो इस चीज़ को देखकर तो निवेश करने वाली चीज़ें हैं। दूसरा, अगर हम इसका मार्च 2023 तक का रिजर्व देखें ना तो वहां पर भी ये पॉजिटिव है। मार्च 2023 में कंपनी के पास जो रिजर्व था 6597 करोड़ का था, और उधार कंपनी में 0 था। मार्च 2023 में कंपनी बढ़ाकर और अपने को कर्जा मुक्त करके बैठी हुई थी, पहले से ही 0 था। तो उस कंपनी के अंदर क्या अचानक से ऐसी चीजें हुई कि इसका आप रिजर्व देखकर, सेल्स देखकर और कैश फ्लो, जब कंपनी कुछ काम ही नहीं कर रही है तो फिर वो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इन्होंने मार्च 2023 में 703 करोड़ रुपए ऐड किए हैं। तो यानी कि कंपनी काम कर रही थी। भाई जिस तरीके से ये चीज़ें आ रही हैं, डिटेल आ रही है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। वहाँ से तो कंपनी लग रही है बेस्ट है, पर फिर भी मैंने जब ये चीज़ें आई थी तो मैंने आपको कहा था कि भैया सेबी की चीज़ें चली गई हैं इसके अंदर, और ईडी की चीज़ें चली गई हैं, थोड़ा हमें इसके अंदर संभल कर रहना पड़ेगा। अब आप बात समझो, इसका पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे फिर दोबारा से। तो प्रमोटर कंपनी के अंदर 18.38% है। एफआईज अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू बढ़ा रहे थे। ये डाटा मैं जो आपको बता रहा हूँ दिसंबर 2023 का है।
अब दिसंबर 2023 का कम से कम इन्होंने अपना डाटा तो प्रस्तुत किया, रिजल्ट नहीं आ रहा था लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न आ रहा था। तो दिसंबर तक तो इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न दे दिया था। इस कंपनी के अंदर करीब 10.53% है जो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। दूसरा DIS कंपनी के अंदर 0.17% है, ये भी बढ़े हैं दिसंबर 2023 तक। पब्लिक जो है कंपनी के अंदर 70.92% की, और इसी पब्लिक के अंदर है जिस शेयर के कंपनी के नाम से जिन्हें जाता है शंकर शर्मा, उनकी 1.14% की होल्डिंग है दिसंबर 2023 तक। और जो पहले बैन थी, अब ये चीज़ें बीते दिनों बता दिया गया था वो अपनी होल्डिंग को बेच सकते हैं। और मैंने आपको कहा था जब तक कि ये होल्डिंग हमें पता ना लगे भैया ये बेची या नहीं बेची, क्योंकि 1.14% है और ये मार्च 2024 के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें दिखता, तो पब्लिक में लेकर बैठे हैं शंकर शर्मा, पर उन्होंने अपनी होल्डिंग को दिसंबर 2023 तक के बेचा नहीं है। पर जब बेचने की चीज़ें आई हैं वो दिसंबर 2023 के बाद आई हैं, यानी कि अब जो इसका डाटा आएगा क्या पता उसके अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बेचा बढ़ाया, क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ से कंपनी हर तरफ से बैठ लग रही थी, बीते पुरानी चीज़ें थी। अब कंपनी का सितंबर 2023 का दिसंबर 2023 का रिजल्ट नहीं आया है और उसी कारण से एक जो अनुपालन नहीं किया BCG ने, उस वजह से कंपनी के ऊपर ये गाज गिरी है और NSE ने इनको 14 जून के बाद ट्रेडिंग करने से बंद करने वाली चीज़ों के साथ हमारे सामने आया है। यानी कि अभी ट्रेडिंग इसमें नहीं होगी 14 जून के बाद, लेकिन अगर वो अनुपालन कर दें, यानी कि रिजल्ट ही तो प्रस्तुत करना है। देखो सर, सेबी के कुछ लिस्टिंग के नियम है जिसके अंदर रिजल्ट भी प्रस्तुत करना पड़ता है। जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो हम और आप क्या निवेश करेंगे, समझने वाली बात है ना। और उस कंपनी के ऊपर जो अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, शेयर होल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, ED से भी ये सारी चीज़ें थी, तो इस कंपनी को इसमें हमारे सामने ये भी आया कि भैया ये अपना रिजल्ट देने वाले हैं, है ना। तो रिजल्ट तो नहीं आया ना सितंबर का ना दिसंबर का, और सबका Q4 आने वाला है, इनके 2 पहले ही नहीं आए हैं। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर इन्होंने अपनी चीज़ों का अनुपालन नहीं किया है। तो 14 जून को ये निलंबन हो जाएगा और उसके 15 दिन बाद, यानी कि 14 जून के 15 दिन बाद फिर ये अगर अनुपालन नहीं करते, फिर कह रहे हैं अनुपालन नहीं करते, अगर करते हैं तो फिर भैया अलग बात हो जाएगी। अब BCG क्या कहता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हमारे सामने। तो भैया अगर ये 14 जून के बाद 15 दिन के अंदर ये चीज़ें नहीं करते तो फिर, वैसे जेट श्रेणी में है ये शेयर, उसके बाद शेयर फिर आपको 6 महीने तक मंडे टू मंडे दिखा करेगा, हफ्ता के पहले दिन में दिखा करेगा, यानी मंडे में। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं अगर ये अपना रिजल्ट दे सके, पर ये तो अब कंपनी बताएगी भैया कि रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं ये। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इनके साथ हुआ है सही हुआ है, क्योंकि जब नियम के अनुसार है ये भैया, सेबी के नियम है, लिस्टिंग के नियम है उसके, ये उस नियम के साथ हुआ है। जब कई बार ये अपना रिजल्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया तो ये तो अगर होना ही है, नियम है। आप पेपर देने जाते हो और पेपर में आपको ना 2 घंटे मिले हैं, आप कहोगे यार 5 मिनट और दे दो, 2 घंटे 5 मिनट और दे दो, नियम है उनका, देने ही नहीं वो आपको, क्या होगा, 2 घंटे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ये 14 जून से पहले रिजल्ट या 14 जून के 15 दिन के अंदर अपना रिजल्ट हमें दिखा दें, हमें क्या दिखाएंगे, कंपनी को, NSE को दिखा दे, सेबी को दिखा दे, तो फिर कुछ स्थितियाँ इसके अंदर अच्छी हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे मोटे पेनी स्टॉक डील मसले, ये मसले वो मसले, उन पर कम से कम निवेश करके बैठिए। और अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो पहले सेबी ED कोर्ट से चीज़ें होने वाली थी, और यहाँ हमें देखना है शंकर शर्मा की होल्डिंग पर, वो तो तब होगा जब ये अपना वो प्रस्तुत करेंगे या फिर अपना रिजल्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें फंसी हुई है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जी को करनी है। जितनी भी चीज़ें हैं ना सर, नियम के अनुसार समझो। आपको पता हो किसी कंपनी में प्रॉब्लम है तो आप उसके अंदर फिर तो जानकर निवेश कर रहे हो, और अगर जान के निवेश बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो वहाँ प्रॉब्लम है। अब इसकी स्थितियाँ तब सही होगी जब ये अपना रिजल्ट को या अनुपालन जो भी चीज़ें सेबी के द्वारा या NSE के द्वारा है उसको ये करेगा। तो सबसे पहले शेयर लेने से पहले हर एक वजूद को समझो, पोर्टफोलियो में अच्छे शेयरों को समझाओ मतलब संभालो,
क्योंकि अच्छे शेयर ही आपको अच्छा करके जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक शेयर बताया था KEC इंटरनेशनल शेयर, कितने नीचे था वो शेयर, उसके वजूद हैं उस कंपनी के, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अभी में बनाई नहीं मैंने काफ़ी दिनों से, वो भी शेयर वजूद है। तो ऐसे ऐसे अगर शेयरों को हम ऊपर लेके भी फंस जाए ना सर, तो वहाँ पर कम से कम सेफ तो हैं। खुद को सेव करना सीखो। और अब BCG में जो भी करना है, BCG के मैनेजमेंट तो वैसे ही इनका कमज़ोर है, वो अंदर से कुछ न्यूज आए वो कुछ चीज़ें कर सकती हैं। अब तो आपको वेट करना इसके अंदर पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी MSCI इंडेक्स की चीज़ों के साथ पॉजिटिव, और ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पेटीएम भी इसके साथ शामिल हुआ था। पेटीएम बेचारा हस्तांतरित हो गया स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो थोड़ा वो भी इफेक्ट इसके अंदर पड़ा है। दूसरा, इसका Q4 हमें आपको देखना पड़ेगा। मोदी जी बहुत आश्वस्त हैं और वो कह रहे हैं, रिजल्ट आने से पहले ही कह रहे हैं वो, कि 13 से 15 जून में इटली में जो G7 है वहाँ पर वो आमंत्रित हैं और वहाँ पर वो जाने की योजना बना रहे हैं। इसका क्या वजूद है, कमेंट करके मुझे बता देना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। हर एक चीज़ को सच्चाई की तरफ देखें, तुक्कों में कुछ चीज़ें मत करें। रिस्क और इश्क वाली चीज़ें फिल्मों तक सीमित है, यहाँ पर अपने में संयम दें, कॉल पुट और अन्य चीज़ों से दूर रहें, इन्वेस्टमेंट में काम करें। और इन्वेस्टमेंट आज और कल के लिए नहीं होता, और अच्छे शेयर से भी शॉर्ट टर्म हो जाता है, पर आपको वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेने पड़ते हैं, जब तब होता है वो, है ना। तो सर चीटू काटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।